नमस्कार। मैं विनोद गाड़े। आज हमारे साथ में राजू जी चौथमल, जो अखिल भारतीय राजीव गांधी विकास विचार मंच के महासचिव तथा महाराष्ट्र प्रभारी है, ये आए हुए हैं और अमरावती में होने वाले लोकसभा के बारे में आज हम इनसे चर्चा करेंगे। राजू जी, आपका स्वागत है। राजू जी, जैसे आपने देखा कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हाँ। और अभी हमारे सामने में नियर अबाउट 56 उम्मीदवारों के नाम आए हुए हैं। तो उसमें से अगर गिने चुने 5-6 पार्टियों के नाम अगर छोड़ दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध उम्मीदवार जो अपक्ष खड़े हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो आने वाले इस लोकसभा में वैसे देखा जाए तो रंगत जो है वो सबको पता है कि 3 ही पार्टियों में होने वाली है। 3 या 4 जैसे महाविकास आघाड़ी है, महायुति है और प्रहार के जो दिनेश गुप्त है उनमें ये रंगत होने वाली है, ऐसा जनते का कहना है। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अपक्ष उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हो गए हैं और बहुत सारे उसमें बौद्ध हैं, तो क्या इसका परिणाम कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के बलवंत वानखेड़े जी को होगा? क्या इसका फायदा महायुति भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा को होगा, या फिर इन दोनों के झगड़े में दिनेश गुप्त बाजी मार जाएंगे? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपका इस पर क्या विचार है? देखिए विनोद जी, बात ऐसी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें एक 2 तरह की तरतूद है, एक वोट देने का अधिकार और एक वोट लेने का अधिकार। वोट तो साधारण जनता देती है, वोट उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वोट लेने का जो अधिकार है वो अधिकार कौन? जो उम्मीदवार खड़े होते हैं। अब ऐसा संविधान में वो तरतूद है तो हर किसी को लगता है कि मैं भी खड़ा हो जाऊँ, खड़े होकर जीत जाऊँ, जीतने के बाद देश सेवा करूँ, ऐसी सोच रखते हैं। आज़ादी के तुरंत बाद ऐसी सोच लाजमी भी थी और उस समय बाबा साहब ने एक और उनका दृष्टिकोण अलग से रखा उन्होंने कि अगर आपको नेता बनना है, चुनकर आना है, तो उसमें कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, साथ में उसे अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर आना चाहिए। दूसरी मेन बात, उसने एक किसी इंस्टीट्यूट से या किसी कॉलेज से वो नेतागिरी करने का एक डिप्लोमा या फिर वो कॉलेज में एडमिशन लेके नेता कैसा बना जाए, नेता में क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम की भी कल्पना रखी थी। और आपको बता दूँ कि भारत का पहला नेता बनने का जो कॉलेज था वो खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ओपन किया। उसकी ब्रांच मेरे ख्याल से पुणे में थी और वो 1 साल चली। दुर्भाग्य है, अगर वो सक्सेस हो जाता बाबा साहब का दृष्टिकोण, नेता बनने का जो प्रोसेस है वो कॉलेज से सीख कर आएंगे, तो मेरे ख्याल से आज के अपक्ष जो खड़े हैं उनके लिए कुठाराघात होना चाहिए। क्योंकि आज का जो अपक्ष सुनता है और विचार करता है कि भाई मैं भी खड़ा रहता हूँ, मुझे वोट मिलेंगे। कुछ तो इतने संगी टाइप के लोग होते हैं विनोद जी की बस मैं जीते आने वाला हूँ, ऐसे सोच रखती है। उनके घर के भी 4 जो वोट होंगे ना, उसमें से 4 वोट में से 4 नहीं निकलेंगे। या कुछ ऐसे भी उम्मीदवार है अपक्ष में जो उनके मोहल्ले में 50 वोट भी नहीं ले सकते। कुछ ऐसे भी है जो उनके शहर में 500 भी नहीं ले सकते, लेकिन दम इतना भरते हैं कि मैं जीत कर ही आऊँगा। ठीक है, स्वाभिमान भी होता है, लड़ना चाहिए, लेकिन किस लिए? जीतना तो चाहिए ना। सिर्फ किसी भी प्रकार से विनिंग कैंडिडेट के बीच में जीत की राह में रोड़े डालना, ये उनका अगर मानस होगा तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अगर आज जिंदा होते तो ये तरतूद नहीं बनते। कुछ क्वालिफिकेशन रखते, कुछ क्राइटेरिया रखते और संविधान के हिसाब से वो उम्मीदवार का चयन हो, उस हिसाब से वो तरतूद कर देते। लेकिन बाबा साहब की उस समय की तरतूद का एक गलत कदम था, क्योंकि उन्हें भी पता है ना वो पैसों में आगे आ सकते हैं, ना लोकेलिटी में आगे आ सकते हैं, ना पब्लिसिटी उनके पास में है, ना लोगों से संपर्क है। 20 लाख वोटों का अमरावती जिला है, लोकसभा क्षेत्र अमरावती, 20 लाख वोट है करीबन। मुझे एक बात बताइए, 20 लाख लोग इन अपक्ष लोगों को नहीं पहचानते, या ये अपक्ष 20 लाख लोगों के पीछे उनके पास जा नहीं सके, उनके पम्पलेट 20 लाख नहीं छपते,
उनके फ्लैग्स कम से कम 1000, 1200, 1500, 2000 के लगभग फ्लैग्स नहीं आते। एक दो फ्लैग्स, 1500 पॉम्पलेट्स, कुछ स्टिकर्स, इसके बेस पर अगर वो लोकसभा चुनाव जीतने का दम भरते हैं तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है अपक्ष के साथ। उन्होंने सोचना चाहिए कि हम क्यों लड़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ संवैधानिक तरतूद है, हमारा अधिकार है, इसके लिए लड़ रहे हैं कि वाकई में समाज सेवा करना चाहिए। समाज सेवा करने के बहुत सारे तरीके उन्हें समझना चाहिए। इसमें अपक्ष की जब उम्मीदवारों की मैं लिस्ट देखता हूँ तो काफ़ी आपने जैसे बताया कि कुछ चर्चित तो लोग हैं नहीं, उनकी कुछ खास पहचान भी नहीं, पर 2-3 नाम ऐसे हैं राजू जी कि जो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे आशीष गावंडे करके हाँ। नगर सेवक है जो नवनीत राणा का काम करते हैं, वो भी लोकसभा में खड़े हैं जी। दूसरा एक गौतम अनंता इंगड़े करके हाँ। है, वो मेरे ख्याल से रिपब्लिकन पार्टी का काम करते हैं। तो ऐसे कुछ कार्यकर्ता है जो अपने मालिक के साथ साथ में आज उम्मीदवारी लेके खड़े हैं। तो क्या ये मालिकों द्वारा खड़े गए डमी कैंडिडेट्स हैं या जानबूझ के इनको मतदाताओं को भटकाने का काम करने के लिए खड़ा किया? नहीं, जनरली कैसा होता है, जो पार्टी वाला उम्मीदवार होता है, नामांकित पार्टी जो होती है, तो एक जनरली डमी कैंडिडेट रखती है, फॉर्म भरवाती है। अगर समझो मुख्य कैंडिडेट का अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो कम से कम डमी कैंडिडेट के हिसाब से पार्टी का काम आगे चल सके, इसलिए रखते हैं। तो नवनीत राणा जी तो बीजेपी के कैंडिडेट है, तो मानना नहीं, और उनके ही कार्यकर्ता आशीष गावंडे भी जो नगर से निवर्तमान है, और अच्छे कार्यकर्ता हैं। उन्होंने फॉर्म उठाया, फॉर्म सबमिट किया और पास भी हुए। तो मुझे लगता है कि 8 तारीख जो आने वाली है वो वापस नहीं होगी, क्योंकि नवनीत राणा का फॉर्म तो रिजेक्ट होने से रहा सवाल अनंता रामदास 4-5 फॉर्म भरा। रहा सवाल अनंता रामदास इंगड़े, वो यंग जनरेशन का खून है, पिछली बार दरियापुर से खड़े अपक्ष खड़े थे, तो बहुत सारे वोट भी लिए। अब वो किसी पार्टी से नहीं, और उसका अगर उनकी अगर समझ है अनंता की कि मैं आज लोकेलिटी में पब्लिश हो जाऊंगा, मेरी पब्लिसिटी होगी, नाम होगा, तो आने वाले चुनाव के लिए मैं और ज़्यादा अच्छे ढंग से लड़ पाऊँगा। तो उनका दृष्टिकोण मुझे पसंद है, लड़ना भी चाहिए, और उसमें कैपेसिटी भी है, पैसा भी है, कार्यकर्ता भी। ऐसे लोग अगर लड़ते हैं तो ज़्यादा बेटर लगता है कि वो डमी तो नहीं कहलाए जाएंगे, वो लड़ने की ताकत रखते हैं क्योंकि उनके पास में वो फैसिलिटी है और वो लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी मैं ये तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बौद्ध कैंडिडेट यहाँ पे खड़े रह रहे हैं और संविधान ने उनको उतना अधिकार दिया हुआ है, पर जिन आम्बेडकर फैमिली को हम भगवान की तरह मानते हैं, उनके सर सेनानी रिपब्लिकन सेना के आनंदराज जी आम्बेडकर, इन्होंने यहाँ पे फॉर्म भरा था और मैंने उनका पत्र भी पढ़ा, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट मैसेज रखा है कि अगर मेरे खड़े रहने से मेरे मतों का विभाजन होता है मेरे समाज के और बीजेपी को इसका फायदा होता होगा, तो मैं ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहूँगा। तो मेरा कहना ये है कि अगर आनंदराज जी आम्बेडकर ये खुद कह रहे हैं और वो कहीं ना कहीं समाज को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम अगर ज़्यादा संख्या में खड़े रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं हमारे समाज को घातक हो सकते हैं, हमने हमारा फॉर्म वापस लेना चाहिए। तो उन्होंने अपना निर्णय बना लिया है कि मुझे वंचित का सपोर्ट भी मिल गया तो भी मैं मेरा फॉर्म वापस ले लूँगा। इस वजह से वंचित का भी कैंडिडेट खड़ा नहीं है और वो खुद का भी फॉर्म वापस ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये समाज में अच्छा मैसेज है कि भाई बड़वंत वानखड़े जी को इसका फायदा होगा। तो ऐसी ही सोच ये बच्चे कुछ अपक्ष जो कार्यकर्ता है, क्या वो नहीं रह सकते? अगर उनको देश की या समाज की चिंता होगी तो क्या ये डिसीजन वो नहीं ले सकते? ले सकते, लेकिन यहाँ अपक्ष का जो ग्रुप है उन्हें आप साइड में रखें। जब आनंदराज आम्बेडकर जी की बात आती है, तो आपको पता है आम्बेडकर नाम एक ब्रांड, उन्होंने 6 महीने से यहाँ तैयारी रखी, आना जाना, कार्यक्रम से मिलना, कार्यक्रम लेना, बहुत सारे कार्यक्रम भी है, उनके कार्यकर्ता भी बने हैं यहाँ, ऐसा नहीं कि कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि उन्होंने शुरू से ही वंचित वालों को साथ में लेना चाहिए था। बाबा साहब अम्बेडकर से उन्होंने 6 महीने पहले ही बात करना चाहिए था। ये भी बात है ना
उन्होंने शरद पवार के द्वारा अमरावती की लोकसभा सीट मांगने की कोशिश की, ये सबको पता है महाविकास के द्वारा से। लेकिन मुझे ये पता था कि कांग्रेस को सीट छूटने वाली थी, क्या उन्हें नहीं पता था कि कांग्रेस को सीट जाने वाली है? बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें पता होना चाहिए। ये अब शरद पवार के साथ में रहने से कुछ फायदा हुआ नहीं, सीट कांग्रेस को छूट गई। कांग्रेस को छूटने के बाद फिर उन्होंने दम भरा कि मैं लड़ूंगा। उससे पहले भी उन्होंने वंचित वालों से बात करना चाहिए था। लेकिन जब वंचित वालों की यहाँ पर अमरावती में बड़ी सभा हुई, वो बड़ी सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लियर कहा था चुनाव में कैंडिडेट खड़े करेंगे। उस समय में आनंद राज जी ने उनसे बात करना चाहिए। यानी इन दोनों भाइयों का चल क्या रहा है वो मुझे पता नहीं, वो समझ नहीं पा रहा है। आनंद राज जी का एक ही काम था, एक तो फॉर्म भरना नहीं चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए तो फिर अभी दम लगा के लड़ना नहीं चाहिए। अभी वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं लड़ूंगा, वंचित वालों ने मुझे समर्थन नहीं दिया। वंचित वाले उन्हें समर्थन क्यों देंगे? उनकी भी पार्टी है, इनकी भी पार्टी है, दोनों भाई है। मुझे समझता है, मैं समझता हूँ, समाज भी समझता है कि दो भाई है, उनके बीच में कुछ भी क्राइसिस नहीं होना चाहिए। एक वंचित वाले अगर समर्थन नहीं देते हैं, और वो समर्थन नहीं देते इसीलिए वो बैक लेते हैं, हाँ, तो मुझे उचित नहीं लगता। उन्होंने जाना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं लड़ते, उन्हें पता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, वोट बहुत कम मिलेंगे, लेकिन उन्होंने भाजपा के लिए वोटों का डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कहा। ऐसा बोलते हैं लोग। उन्होंने जाते जाते अब उनके पत्र मैंने भी पढ़ा है, उस पत्र में ये लिखा हुआ है कि मेरा समर्थन वंचित बहुजन महाआघाड़ी को रहेगा। उन्होंने वंचित को समर्थन क्यों दिया? कोई उन्हें महाविकास आघाड़ी को देना चाहिए था, बलवन भाई को देना चाहिए था, हो सकता है नवनीत राणा को देना चाहिए था, वंचित को क्यों दिया? वंचित को ही डैमेज किया कर रहे हैं, वंचित का ही नाम क्या बोलते हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, ठिकरा फोड़ रहे हैं, और फिर वंचित को ही समर्थन दे रहे हैं। मुझे तो इसमें बहुत कंफ्यूजन दिखाई देता है। समाज भी इस बारे में कंफ्यूज हुआ होगा कि आनंद राज चाहते क्या है, उन्हें लड़ना है या नहीं लड़ना है, दो बातें सिद्ध करना चाहिए। उन्होंने किसी का नाम न लेते हुए ठीक है मैं नहीं लड़ूंगा, या मैं लड़ता हूँ, उन्हें समर्थन मिलेगा, भरपूर मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कोई हरकत नहीं। मुझे एक ही समझ एक बात आती है, अम्बेडकर नाम का जो ब्रांड है, उन्होंने एक तो खड़े रहना, तो ताकत से खड़े रहना, पीछे नहीं रहना। अब पीछे हट रहे हैं तो क्यों हट रहे हैं? उसका कारण वंचित बहुजन आघाड़ी नहीं हो सकती, उसका कारण उनको पता है, स्पष्ट हार भी करेंगे और बहुत बड़े मार्जिन से हार होने वाले हैं। अगर वो एक अम्बेडकर फैमिली का कोई कैंडिडेट किसी कांग्रेस या बीजेपी या प्रहार के कैंडिडेट से भी वोट अगर कम ले, तो उन्हें पता है कि नाम खराब मेरा, इसीलिए वो हम पीछे लेने की बात की, अभी तक तय नहीं हुआ। 8 तारीख को पता चलेगा कि वाकई में लड़ते हैं या नहीं। इसलिए इस बारे में अभी कुछ कहना मुझे लगता है कि थोड़ा रुक जाना चाहिए। जी, तो ये थे राजू जी चौथमन जी, और हम जाते जाते ये मैं समाज को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एक कहानी है कि एक कुत्ते और गधे में एक शर्त लग जाती है, और वो कहते हैं कि भाई यहाँ से हम 10 किलोमीटर की रेस लगाएंगे, जो उस पे सबसे ज़्यादा पहले पहुँचेगा वो सत्ता का भागीदार होगा और वो राजा बनेगा। तो कुत्ते को एकदम गर्व आ जाता है कि भाई मैं तो इससे तेज दौड़ सकता हूँ, और गधा तो स्लो दौड़ेगा, और मैं इसके पहले पहुँच जाऊँगा और राजा भी बनूंगा। पर उसके इस ओवर कॉन्फिडेंस में होता यह है कि जब दौड़ चालू हो जाती है तो गधा अपने गति से दौड़ते रहता है, उससे कोई भी बीच में अड़खड़ा नहीं खुलता। परंतु जब कुत्ता दौड़ने लगता है तो कुत्ता जो चौक में जाता है, उस चौक में उसके भाईबंद मिलते हैं, और उस भाईबंद उस कुत्ते को अपने एरिया में ये काबिज ना हो जाए, इसलिए भोग के उसके रास्ते में अड़चने निर्माण करते हैं। इस चक्कर में उनसे लड़ते वो समय पर पहुंच नहीं पाता, और जब कैसे भी करके वो समाज के इस दौड़ से बाहर निकलता है और वो पहुंचता है, वहाँ देखता है कि गधा पहले से बैठा हुआ है। ऐसे ही राजकारण आज अमरावती लोकसभा में हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम कुत्ते और गधे की परिस्थिति में आ जाए और बौद्ध समाज फिर से एक बार बौद्ध रियल रिप्रेजेंटेटिव खासदार बनने से चूक जाए। तो ये ऐसा ना हो, इसलिए हमारी विनती है कि समझदार बनिए, जागरूक बनिए और अपने हिसाब से वोट करिए, किसी के लालच में नहीं आइए। यही कहता हूँ। धन्यवाद राजू जी।